दर्द के फासले। पहली से लेकर 8वीं जमात तक बल्ती हमारे साथ पढ़ती रही। जब वो 5वीं में थी तो उसका बाप इसका नाम कटवाने के लिए आ गया था। हमारे स्कूल की बड़ी उस्तानी ने बल्ती की फ़ीस माफ़ कर दी और उसे स्कूल से उठने ना दिया। हमारे स्कूल में 7वीं और 8वीं जमात की लड़कियां यूं तो एक ही कमरे में बैठती थी, मगर आधी छुट्टी के वक्त 8वीं जमात की लड़कियां हम 7वीं वालियों को अपने पास भी ना भटकने देती थी और कोने कुदड़ों में जाकर घुस घुस कर न जाने क्या क्या बातें किया करती थी। हम जब इनके करीब भी जाती तो वो हमें धकेल धकेल कर दूर हटा देती थी। हमें इन पर बड़ा गुस्सा आता था। हम सोचती कि जब हम 8वीं क्लास में जाएंगे तो 7वीं की लड़कियों के साथ ऐसा सलूक कभी ना करेंगे। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला और हम 8वीं दर्जी में पहुँचे तो हमारा अहद धरा का धरा रह गया। उम्र का 13वां और 14वां बरस न जाने कैसा होता है। शायद बचपन और जवानी के दरमियान ये एक दहलीज होती है। इस साल लड़कियों का एक पाँव दहलीज के इस तरफ और दूसरा उस तरफ होता है। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में बल्ती के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का इसे हिसाब के सवाल समझाता रहा था और अब हर रोज़ तफरीह के वक्त बल्ती हमें कोनों कुदरों में घुस घुस कर उसकी बातें बताया करती थी। अब हम 8वीं की लड़कियां आधी छुट्टी के वक्त 7वीं लड़कियों को अपने पास भी ना भटकने देती। जिस दिन बल्ती इसकी कोई बात ना बताती, हमें यूं महसूस होता जैसे आज आधी छुट्टी का वक्फा हुआ ही नहीं। मेरा तो इससे यूं हंसी मजाक का रिश्ता है। पकलियों, मुझे उससे क्या लेना देना और उसे मुझसे क्या लेना देना। बल्ती हमें ये कहकर टालने लगी। बल्ती लाख टालती, मगर उसके चेहरे से मालूम होने लगा था कि यह हंसी मजाक अब इसकी जान को लग गया था। इसलिए तो बातें करते करते उसकी ज़बान खुश्क हो जाती थी और वो ज़्यादा नहीं बोल सकती थी। एक दिन पगली ने अपने हाथ में पेंसिल ली और हिसाब की किताब पर ज़्यादा नहीं तो 20 जगह इसका नाम लिख दिया, राजू राजू। उस्तानी ने इसकी किताब देख ली। क्लास में तो उसने कुछ नहीं कहा, मगर जब तफरीह का घंटा बजा तो अकेली बल्ती की आई थी, मगर मुंह हम सब के उतरे हुए थे। काफ़ी देर बाद जब बल्ती बाहर आई तो दर्द से इसकी आंखें लाल हो गई थी। किताब पर जितनी जगह इसने राजू का नाम लिखा था, उस्तानी ने रबड़ से सब मिटा दिया। 8वीं क्लास जब सालाना इम्तिहान के किनारे लगी तो कश्ती की सवारियों की मानिंद हम सब लड़कियां बिखर गईं। हमारा स्कूल 8वीं क्लास तक था। हम में से अक्सर लड़कियों ने 9वीं जमात में दाखिला ले लिया, मगर अलग अलग स्कूलों में। बल्ती सिलाई के स्कूल में चली गई। कई साल बाद मेरे पास बल्ती की शादी का कार्ड आया और लड़कियों के पास भी गया होगा। मैंने जल्दी से कार्ड पकड़ा और लड़के का नाम पढ़ा। लिखा था करमचंद। राजू की जगह कार्ड पर करमचंद का नाम ज़रूर था, लेकिन फिर यह शादी का कार्ड था और हर शादी पर मुबारकबाद दस्तूर है। और मैं भी बल्ती की शादी पर गई और मैंने बल्ती को बधाई दी। मैंने बल्ती से हंसी मजाक वाले प्यार के मुतालिक कोई बात नहीं की, मगर घड़ी के बाद वो खुद मुझे एक कोने में ले गई। मेरी एक चीज़ संभाल कर रखोगी? क्या है? एक रुमाल है। तो इसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है? रुमाल किसका है? रुमाल राजू का ही हो सकता था, मगर ये कौन सी बड़ी बात है? रुमाल कहीं तुम अपने संदूक में रख लो, मगर इसके कोने पर उसका नाम जो लिखा हुआ है, तो क्या हुआ? किसी को क्या मालूम ये किसका है? अगर सिर्फ राज लिखा होता तो मैं कह देती कि मेरी किसी सहेली का है, मगर राजू तो लड़कियों का नाम नहीं होता। कैसे लिखा? उसने एक पेंसिल से लेकर लिख दिया था और मैंने काट लिया। तो क्या हुआ? धागा उधेड़ दो। उधेड़ दूँ? ये तो मुझे ख्याल ही ना आया। फिर बल्ती ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगी, तुम्हें याद है एक दिन हमारी उस्तानी ने मेरी किताब पर इसका नाम मिटा दिया था। आज मैं भी इसी तरह इसका नाम मिटा दूंगी। मेरा दिल भर आया। बल्ती ने मेरे सामने संदूक में से सुर्ख रेशमी रुमाल निकाला
और फिर सुई से राजू का नाम उधेड़ दिया। वैसे ही एक सुई लिए जिससे इसका नाम काढ़ा था, भलती की किताब पर से इसकी उस्तानी राजू का नाम मिटा दिया था। ब्याह के कार्ड पर राजू का नाम समाज ने ना लिखने दिया और भलती के मेहंदी वाले हाथों ने रुमाल पर से इसका नाम मिटा दिया। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम खुद ही कहती थी कि यूं ही हंसने बोलने का एक रिश्ता है। सोचा तो यही था, मगर ये हंसना बोलना मेरी हड्डियों में रच गया है और नाखूनों तक अपना असर कर गया है। भलती की आंखें डबडबा आईं। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले बड़े खाते पीते लोग हैं, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। उसका नाम भी कर्म है। मैंने बातचीत का रुख राजू की तरफ से मोड़ा। कभी नाम से भी किस्मत बदलती है? भलती ने सिर्फ इतना कहा। खत तो लिखा करोगी ना, सिठानी बनकर हम सबको भूल तो नहीं जाओगी? क्या भूलना अपने बस में होता है? भलती ने एक लंबी सांस ली। उस वक्त भी शायद इसने मन में अपनी सहेलियों का नहीं, सिर्फ राजू का सोचा था। राजू को चाहे तुम भूल जाओ या याद रखो, मगर तुम उसे खत न लिख सकोगी। अरे हमें ही कभी कभी लिख दिया करना, चाहे खत राजू की बातों ही से भर दिया करना। अच्छा, कभी कभी दिल का गुबार निकाल लिया करूँगी, मगर एक बात है। क्या? तुम मुझे कभी इसके बारे में कुछ न लिखना। मालूम नहीं वो लोग कैसे हों, बड़े अंधेरे गांव में रहते हैं। सुना है डाक भी वहाँ मुश्किल से हफ्ते में 2 बार जाती है। लिफाफे पर ज़िला, तहसील, डाकखाना, गांव, न जाने क्या क्या लिखना पड़ता है। शायद वो लोग मेरे ख़त भी मुझे पढ़कर दिया करें। भलती को ससुराल गए 15 साल हो गए हैं। पहले 4-5 बरस तक भलती मुझे कभी कभार ख़त लिखती रही। उनसे इसकी आहों का धा उठता है। मैं भलती को हमेशा जवाब लिख देती, मगर उसके कहने के मुताबिक सिर्फ रस्मी सा ख़त लिखती, कभी इसके दिल की दारदात का जिक्र नहीं किया। फिर भलती को न जाने क्या हुआ, उसने मुझे ख़त लिखना ही बंद कर दिया। मैं भी समझ गई कि इसका दिल बाल बच्चे में लग गया होगा। मैंने भी इसे ख़त ना लिखा। सोचा कहीं मेरा ख़त इसके पुराने ज़ख्म का मुंह न खोल दे। मगर आज भलती का अचानक ख़त आया है। न जाने कैसा ख़त आया है। उसमें सिर्फ उसके दिल का गुबार नहीं, उसमें हर औरत के दिल का गुबार है। मेरा दिल भर आया है। उसने मुझे इस सिलसिले में भी कुछ लिखने से भी रोका है, नहीं तो मैं आज इसे बड़ा लंबा ख़त लिखती। मेरा मन भी हल्का हो जाता। आज मैंने इसके तमाम पुराने ख़त निकाले हैं, शायद 2-3 गुम हो गए। आज वाली चिट्ठी भी सामने रखी है। सब चिट्ठियाँ बार बार पढ़ती हूँ। एक औरत के आहों का धुआं हर औरत के गमों का आईना होता है। बड़ा अंधेरा गांव है। रोज़ का मामूल ये भी मालूम नहीं होता कि आज दिन क्या है। सिर्फ गांव में डाकिया आता है तो मालूम होता है कि आज मंगल है या शनिचर। हफ्ते में सिर्फ 2 बार डाकिया आता है। जैसे शहरों में तेल तांबा मांगने वाले हफ्ते में 2 बार आते हैं। जब डाकिया आता है तो मुझे महसूस होता है जैसे कह रहा हो, मंगल वाले तेल तांबे का दान कर दें। मगर वो लोग न जाने कैसे होते हैं जिनके सरों से बोझ हटता है। वो लोग न जाने कैसा तेल तांबा दान करते हैं, जिनको अपने प्यारों के ख़त आते हैं। मैं किसके लिए डाकिए की राह देखूं? अच्छा, तुम ही मुझे 2 हरूफ लिखकर डाल देना। बस रस्मी सी बातचीत लिखना। मैं इन्हीं 2 हरूफों के वास्ते डाकिए का रास्ता देखूंगी। तुमने बारात में मेरे ससुर को देखा था, वो वस्मा लगी दाढ़ी वाला। अगर तुम मेरी सास को देखो तो सच हैरान रह जाओगी। सास तो क्या, वो बहू भी नहीं लगती, बिल्कुल कुंवारी लड़की दिखाई देती है। उम्र के लिहाज से 3-4 साल ही मुझसे बड़ी होंगी, मगर है बहुत दुबली। अगर वो मेरी सौतेली सास ना होती तो धर्म से मैं उसे अपनी सहेली बना लेती। आज मंगल था, डाकिए के आने की उम्मीद थी। मैंने सोचा शायद तुम्हारा ख़त आए।
मैं दहलीज पर खड़ी डाकिये का इंतज़ार करने लगी। मेरी सास भी करीब आकर खड़ी हो गई। डाकिया आया, उसने मुझे चिट्ठी पकड़ाई। मैंने अपनी सास के चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर उदासी थी। मालूम होता था जैसे उसे किसी के ख़त का इंतज़ार रहता है, मगर ख़त नहीं आया। भाभी, तुझे किसकी चिट्ठी का इंतज़ार था? उसे इतना उदास देखकर मैंने उससे पूछा। मुझे कौन ख़त लिखेगा? उसने उदासी से कहा। फिर कुछ रुक कर बोली, आना तो था एक ख़त, मगर आया नहीं। किसका ख़त भाभी? मैंने फिर पूछा। परमात्मा का ख़त। और मुझे किसने ख़त लिखना है? मालूम होता था जैसे वो अभी रो देगी, मगर वो रोई नहीं। या फिर न जाने कैसा रोना रोती जो किसी को नज़र नहीं आया। देखा तुमने, हम औरतें कैसा रोना रो सकती हैं। कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं और वो ज़ोर ज़ोर से रो सके। सच जानो, जब से यहाँ आई हूँ मुझे ये घर कभी अपना लगा ही नहीं। मैं अपने आप को मेहमान सी लगती हूँ, मगर इस घर ने अब मुझे बांध लिया है। मुझे बांधने वाला एक छोटा सा राजू आ गया है। घर में सब इसे दीपक कहते हैं, मगर मैंने इसे राजू का ही नाम दे रखा है। शाम के वक्त अच्छी खासी सर्दी होती है। मैं एक रेशमी रुमाल इसके सर पर बांध देती हूँ। लाल रुमाल में वो और भी खूबसूरत लगता है, और मैं इसे गोद में लेकर बड़ी देर तक इसका मुंह देखती रहती हूँ। मेरा राजू 3 साल का हो गया है। तुम्हें अपने दिल की एक बात बताऊं? कभी कभी मैं जब राजू की तरफ देखती हूँ तो देखते ही देखते इसका मुंह बड़ा हो जाता है, इसका कद ऊंचा हो जाता है, जैसे मेरा राजू 25 बरस का हो गया हो और मैं जैसे अब भी 20 बरस की ही हूँ। देखा मैं कैसी पागल हूँ। बहुत शरीर है मेरा राजू। अभी मेरे पास खेल रहा था और अभी बावर्ची खाने में जा पहुंचा। गरम चूल्हे में पानी का ग्लास उलट दिया है और चूल्हा फट गया। बेचारी सास को सारा दिन लगेगा, उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। लो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मेरी सास चूल्हा ऐसे बनाती हैं जैसे बुत तराश रही हूँ। तुमने कभी ऐसा बांका चूल्हा ना देखा होगा। जिस दिन पुराना चूल्हा उखाड़ कर नया चूल्हा बनाती हैं, उस दिन मुझे चौके से बाहर रोटी पकाना पड़ती है। यूँ तो रोटी पकाने का काम वो खुद ही करती हैं, मगर जब हर 15-20 दिन के बाद चूल्हा उखाड़ कर नया चूल्हा बनाती हैं तो उस दिन वो पकाने के काम को हाथ नहीं लगाती। चूल्हा नहाने का तो इसे पागलपन है। आए दिन मिट्टी और भूसा गूंथती रहती हैं। फिर वो चौके का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं, मट्टी लगाती जाती हैं और गाती जाती है। वैसे मैंने कभी इसे गाते नहीं सुना। गाना तो एक तरफ, कभी अच्छी तरह से बोलते भी नहीं सुना, मगर चूल्हा बनाते वक्त तो वो यूं गाती है जैसे हमारे यहाँ कोई चरखा काटने का लंबा सा गीत शुरू कर दे। परमात्मा जाने इसके दिल पर क्या गुजरती है, मगर माँ बाप ने भी तो इसकी जवानी के साथ बड़ा जुल्म किया है। ऐसी हीरा लड़की को टोकरी में डालकर चंद रुपयों की खातिर तोल दिया। अच्छा, 2 हरूफ जल्द ही लिख कर डाल देना। तुमने पूछा है मेरी सास क्या गाती है। पूरा गीत तो उसने कभी नहीं गाया। 2 बोल शुरू करती है तो घंटा भर उन्हें ही दोहराती रहती है। आज भी उसने पुराने चूल्हे को उखाड़ कर नया बनाने का काम शुरू कर रखा है। चौके को उन्होंने अंदर से बंद कर रखा है, लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ भी आ रही है। चढ़ चढ़ चंदा मुड़ चढ़ दे दी लाली, बर्बादी अग असां देड़े विच पाली। चढ़ चढ़ चंदा, आस पास सुर्खी फैल रही है। बाहा की आग मेरे आंगन बरस रही है। आज उसकी आवाज़ भी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। जेटर चलियो चाकरी सानू बोझे पा, जिथे आधे रातड़ी सानू कड कलेजे ला। तुम नौकरी पर जा रहे हो तो मुझे जेब में डाल कर ले चलो। रात अपना दामन फैलाए मुझे निकाल कर सीने से लगाया करना। मुझे उसका एक और गीत याद आ रहा है। आज उसने गाया तो नहीं, मगर कभी कभी गाया करती है।
ना तुसां भेजना सुख दा सनेहा, ना तुसां भेजी ये चिट्ठी, किते हथ भेजा मैं चिट्ठी, लिखने जोगा कागज नहीं हो, कलमे जोग न काही, दिल दा टुकड़ा मैं कागज बनावा, उंगलियां कट गाही, अखियां वा कजला मैं शाही बनावा, ते हंजुआं दा पानी आ पानी, ढल पर चावे छुट्टी दा चुन बैठी, रोंदी जिंद न मानी। न तुम अपनी खैर खबर भेजी, ना ही कोई अंगूठी, किसके हाथ में अपनी खबर भेजूं, किसके हाथ में अंगूठी भेजूं। लिखने के लिए कागज़ नहीं है, न कलम बनाने के लिए स्याही, टुकड़ा दिल का कागज़ बनाऊं और उंगलियों से कलम का काम लूं, आँखों के काजल की स्याही बनाकर उसमें आंसुओं का पानी डालकर, शाम ढले मैं चिट्ठी लिखने बैठी और मेरा दिल रो रहा है। चौके का दरवाज़ा अभी तक बंद है, मगर बंद दरवाजे को भी पार कर जैसे मेरा दिल उसके दिल से लिपट गया है। उन गीतों में भला कौन सा गीत है जो उसके मन का है, मेरे मन का नहीं। एक बात मैं लिखनी भूल गई, मेरी सास को कई दिन से हल्का हल्का बुखार हुआ जाता है। कई बार मिन्नत की मगर वो घड़ी भर के लिए भी आराम नहीं करती। एक दिन मैंने उनसे कहा, भाभी इस तरह तो डाकिया सच ही एक दिन परमात्मा की चिट्ठी ले आएगा, क्यों अपनी जान पर जुल्म करती हो। उसने जवाब दिया, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर सचमुच डाकिया वो चिट्ठी ले आए। बरसों गुजर गए हैं, मैंने जानबूझकर ख़त नहीं लिखा। जब भी मैं तुम्हें ख़त लिखने की बात सोचती थी तो मुझे ये महसूस होता था कि अगर मैं तुम्हें लिखने बैठ गई तो न जाने क्या क्या यादें मुझे घेर लेंगी। फिर कई दिन तक मुझे होश नहीं आएगा, चीज़ें हाथ से टूट कर गिरने लगेंगी और चूल्हे पर रखी सब्जियां जल जाएंगी। अब सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। इतने बरस तक मेरी सास को रस्सी की तरह बल दिए जाते रहे और वो चारपाई पर पड़ी सफ़ेद पोनी दिखाई देती थी। तुम्हें शायद याद हो, मैंने तुम्हें एक बार लिखा था कि मेरी सास मिट्टी का चूल्हा यूं बनाती हैं जैसे बुत तराश रही हो, और आए दिन पुराना चूल्हा उखाड़ कर नया बनाने का सौदा उसके सर पर सवार रहता था। इस बेचारगी में भी उसका पागलपन नहीं गया। मैंने मना भी नहीं किया। जिस रोज़ वो मिट्टी भूसा गूंथती थी, उस रोज़ उसमें न जाने कहाँ से जान आ जाती थी, जैसे उसके घर शादी हो। 15 रोज़ हुए उसे खून की उल्टी आई। ना तो हमें उसकी ज़िंदगी की आस थी, ना उसे खुद ही जिंदा रहने की उम्मीद। दिन में जब मेरा देवर हकीम बुलाने गया, मेरे ससुर को मरे कई साल हो गए हैं, तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया। बलते, अगर तुम मेरा कहा मानो तो एक बात कहूँ। ज़रूर कह भाभी, जो कुछ भी कहना है कह। मेरा दिल भर आया और मैं उसकी चारपाई से लगकर रोने लगी। पगली, रोती क्यों है? मैं तो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे जिस्म का पिंजरा टूटे और मेरी रूह आज़ाद हो जाए। आज तो मुझे मिट्टी गूंदने देगी ना? पागल हो गई है भाभी। मैंने कहा, सांस तो तेरे ख़त्म हो रहे हैं। मैं जानती हूँ, तभी तो कहती हूँ। आखिरी बार, बस एक बार, फिर वो मुआ हकीम आ जाएगा। भाभी, तूने दुनिया का सब मोह छोड़ दिया। दुनिया से तूने मोह क्या ही नहीं किया। ना तुझे पैसे से प्यार, ना जिंदगी की परवाह। फिर इस चूल्हे से तुझे क्या लगाव है? चूल्हे के नीचे मैंने कुछ दबा रखा है। मौत के बिस्तर पर पड़ी मेरी सास हंस दी और फिर कहने लगी, मगर ये उम्मीद ना रखना कि अशरफियों की थैली दबा रखी है। भाभी, तेरे दिल की बात मुझसे छुपी नहीं है। जिस घर में तेरा दिल मरा है,
उस घर में तू अशरफियाँ काहे को दबाने लगी? और फिर मुझे भी तो अशरफियों की चाह नहीं। मैं तो जानती हूँ बलते, तभी तो मैं तेरे साथ। जो तेरे मन में है बेधड़क होके कह दे भाभी। तेरी बहू भी हूँ, बेटी भी, और तेरी सहेली भी। भाभी की आंखें रो रही थी और होंठ हंस रहे थे। कहने लगी, तुझे याद है कभी कभी मैं कहा करती थी, मैं दाने भून दूँ, मैं बड़ी अच्छी बुटियारी हूँ। हाँ भाभी, मुझे याद है, मगर मैं जानती हूँ तू मजाक कर रही है। तू भला बुटियारी कैसे होने लगी? किसी भट्टी वाले की बुटियारी। तू अभी वो चूल्हा उखाड़ दे, नीचे की ईंटें भी उखाड़ लेना। नीचे क्या रखा है? छलनी, मेरे बुटियारे की निशानी, और एक अंगूठी भी। और फिर भाभी ने अपनी आखिरी सांस में मुझे सुनाया कि उसे अपने गांव में एक लड़के से प्यार है। उसका नाम मोती था, मगर भाभी के माँ बाप को मोती पसंद ना आया और उन्होंने लड़की को कौड़ियों के मोल बेच दिया। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि उदास मोती ने भटियारा बनकर इसके गांव में भट्टी लगा ली। मेरी सास रूपू, नाम मूर्ति था इसका, एक दिन भुनवाने गई और मोती को भटियारा बना देखकर उसकी भट्टी में खुद को भूनने लगी। एक दिन रूपू उसके पांव पड़ गई और रो रो कर कहने लगी, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम अपनी ज़िंदगी इस तरह ख़राब करोगे, भुने हुए दाने उग नहीं सकते। और रूपू ने इसकी भट्टी तोड़ दी। कढ़ाई उससे उठाई न गई। वो दोनों डालने वाली उठा लाए और उसे हुक्म दे आई कि अपने गांव वापस चला जाए। मोती उसकी कसम ना तोड़ सका और ना ही उसके हुक्म से मुंह मोड़ सका। मोती एक बार भटियारा बना और रूपू को सारी उम्र के लिए भटियारी बना गया। उसने एक छलनी और अंगूठी, दोनों चीज़ें अपने पास रख ली, मगर अंगूठी पर मोती का नाम था। कहाँ छुपाती? चूल्हा तोड़कर उसने दोनों चीज़ें वहाँ दबा दी और फिर नया चूल्हा बना दिया। सारे दिन वो चूल्हे के पास बैठी दिलों की रोटियां पकाती, जैसे दिल के ख्याल भील रही हो। कभी कभी उसका दिल बहुत उदास हो जाता और वो चूल्हा उखाड़ देती। उसकी निशानियां छाती से लगाए रोती और गाती, फिर उसी तरह दोनों निशानियां धरती के हवाले कर देती और ऊपर नया चूल्हा रखवाली के वास्ते बना देती। भाभी की कहानी ख़त्म हुई और सांस भी। उसे खून की एक और उल्टी हुई और रूह का पंछी आज़ाद हो गया। जब तक भाभी जिंदा थी उसने मोती की अंगूठी को उंगली में नहीं डाला। फिर जब वो चल बसी तो मैंने चूल्हे को उखाड़ कर अंगूठी निकाल कर इसकी बेजान उंगली में डाल दी। मुझे ही इसे नहलाना था और मुझे ही कफन डालना था, इसलिए मुझे ये डर न था कि अंगूठी पर कोई मोती का नाम पढ़ लेगा। और जब इसके फूल चुनने का वक्त आया, मोती का नाम अंगूठी पर से खुद ही मिट गया। छलनी मैंने इस तरह चूल्हे के नीचे रहने दी। अगले महीने मेरी माँ के साथ वहाँ हो आऊँगी। भाभी के फूल भी दरिया में डाल आऊँगी। छलनी मैं किसी तरह संदूक में डाल कर ले जाऊँगी। मेरी प्यारी बहन, आज अगर तुम्हें ना लिखूं तो किसको लिखूं? मैंने अपनी यादें भी कुरेद कर देखी हैं। एक लाल रुमाल ऊन के नीचे संभाल कर रखा है। चाहे कोई गलती हो, रूपू या कोई और, किसी ने अपने दिल के नहाखाने में कोई रुमाल या अंगूठी छुपा कर नहीं रखी। हम बदनसीब अगर किसी से प्यार करती हैं तो जन्म से ही भुटियारियाँ हो जाती हैं। दिल की भट्टी के ऊपर अपनी सांसों को दानों की तरह भूनती हैं और यादों की छलनी में सालों की रेत छानती हैं।